गलवान के वक्त भी मैंने इनको बोला था, टेलीविजन पे मैंने बोला था कि मेरा प्रिडिक्शन है ये लोग अरुणाचल में आएंगे, और अरुणाचल में आए ये लोग। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था। मैं जहां पे आप गलत कदम उठाएंगे आपको सिख एक दिखाई देगा जो पहले समझाएगा प्यार से, और फिर की सरकार, परसों की सरकार, में उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा। वी एज अ पीपल आर हाईली रिएक्टिव पीपल ना, हम लोग रिएक्ट करें। शुड एक्सपोज इंडिया, मैं तो खुद कह रहा हूं आपसे, और मैं कब से आपको आइडिया दे रहा हूं। हम ऐसा करेंगे, सस्ती सी प्रेस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, कल वीडियो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि आपको पता ही है कि तवांग में क्या हुआ था, और तवांग में जो हुआ, मैं सवेरे 8 बजे से लेकर फिर रात के 11 बजे तक मैं टेलीविजन पे था और रिपब्लिक टीवी पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे, तो फिर मुझे वक्त नहीं निकाल पाया। तो आज वक्त मिला तो मैंने बोला अपने कुछ इसके बारे में आपको ख्यालात आपके साथ शेयर करूं, अपनी राय शेयर करूं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और आगे ये ना हो, मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2-4 बातें हैं इसमें, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहले तो बता दूं कि ये मैं शॉल क्यों पहना हूं। अब ये लद्दाखी शॉल है, ठीक है। लद्दाख से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, वहाँ पे चाइनीज़ पिटे भी थे, अभी हाल में पिटे थे। 1962 में मेरी रेजिमेंट ने चाइनीज़ को पीटा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो लद्दाख के लोग, लद्दाख के भाई बहन हमारे जो भी हैं, आप सबको नमन, आप सबको नमस्कार। और बड़ा मज़ा आता है जब लद्दाख जाते हैं दोस्तों। ये बात आज से नहीं दोस्तों, मैं आज 2-2.5 साल से बोल रहा हूँ। ये डोकलाम आए, डोकलाम के बाद मैंने बोला था कि ये फिर कहीं और जाएंगे, अभी डोकलाम को ठंडा छोड़ देंगे ये लोग, और फिर ये गलवान में आ गए। और गलवान के वक्त भी मैंने इनको बोला था, टेलीविजन पे मैंने बोला था कि मेरा प्रिडिक्शन है ये लोग अरुणाचल में आएंगे, और अरुणाचल में आए ये लोग। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, मैं बताता हूं क्यों। लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं मुख्यतः जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबी है। तो 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक बॉर्डर तो नहीं कह सकते, डिफैक्टो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है। एक्चुअली हमारा बॉर्डर जो है वो तिब्बत के साथ है, और चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो तिब्बत इज बेसिकली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अब ये जो पूरी चीज है ना, चाइनीज क्यों आए, देखिए ये सबको पता है। आपने टेलीविजन पे तो आपने देख ही लिया है कि 17,000 फुट की चोटी थी, उसके ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए चाइनीज आए, फिर इंडियन आर्मी ने चाइनीज को पीटा, खदेड़ा, बहुत सारी ऐसी चीजें करी, और उसके बाद चाइनीज को हमने धकेल दिया। ये स्टोरी आपको पता है क्योंकि हर एक टेलीविजन चैनल इसके ऊपर डिबेट कर रहा है, इसके ऊपर शोज कर रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि तवांग का वीडियो ये हो भी सकता है, तवांग का नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो। लेकिन वन थिंग आई डू नो कि चाइनीज पिटे हैं, राइट। और चाइनीज बिल्कुल रज के पीटे गए लाठियों से अच्छी तरीके से, फिर वो भाग गए, आपने देखा। तो जब किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो नीचे एक पाकिस्तानी, उनकी आदत है हर चीज में कूदने की, तो कूद गए भाई। आप जहां भी भेजते हो, सिखों को भेजते हो लड़ने के लिए। हम भेजते हैं सिख, हम शान है हमारी, सिख भाई बहन हमारी शान है, जबरदस्त लोग हैं। तो क्यों नहीं, देश की रक्षा तो सिख करता आया है, धर्म की रक्षा सिख करता आया है, और कब से करता है, आज से नहीं करता आया। ऐसा नहीं कि उन्होंने चाइनीज की टांग तोड़ी, वो मुगलों की भी टांग तोड़ रहे थे, वो सभी की टांग तोड़ रहे थे, और डे वन से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, द सिख्स। तो यार ये कहना कि आपने सिखों को भेज दिया लड़ने के लिए, भाई सुन, जो भी पाकिस्तानी है, नाम भूल गया मैं तेरा दोस्त, ऐसा है कि सिखों को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारा सरेंडर लेने के लिए भी सिख को ही भेजा था। भारत माँ ने अपने एक सिख बेटे को तुम्हारा सरेंडर लेने के लिए भेजा था, जिसकी तारीख अभी आ रही है, तारीख पे तारीख, 16 तारीख आ रही है ना, 2-3 दिन में। तो वो भी एक हमारे सिख थे, हमारे सीनियर थे, उनको भेजा था। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा आप शांत हो जाएं, आराम करें। जहां पे आप गलत कदम उठाएंगे आपको सिख एक दिखाई देगा जो पहले समझाएगा प्यार से, और फिर समझाएगा मार से। आप जिससे समझ लें, आपकी मर्जी है। खैर, हम आते हैं वापस चाइनीज की कोशिश रहती है लगातार कि इस एरिया को ऐसा कर लें, इस एरिया को घेर लें। देखिए इसमें 2-3 वजूहत हैं, 2-3 कारण हैं चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहली बात, चाइना के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा, इमेजेस देखे होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे चाइनीज सोशल मीडिया के, कि भाई वो शी जिनपिंग को मुर्दाबाद कह रहे हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो शी जिनपिंग
बड़ा परेशान हो गया कि साहब ये हो क्या रहा है मेरे खिलाफ, क्योंकि चीन में ये सब तो चलता नहीं, भारत में तो चलता है, भारत में आप किसी को कुछ बोलो कोई कहने वाला नहीं है, पूछने डेमोक्रेसी है, एवरीबडी इज गॉट अ राइट। चाइना में ये सब नहीं हो सकता। चाइना में तो अगर आपने गलत सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेज दिया तो भाई पूरे परिवार को उठा लेते हैं री एजुकेशन के लिए। वो तो बिल्कुल बड़ी खतरनाक किस्म की सोसाइटी है। और वहां पे पर्सनल फ्रीडम तो है नहीं, पैसा है, लोगों को पैसा दे दिया, बोला मुंह बंद रखो अपने। तो चाइना का मॉडल है ये। खैर वहां पे लोग सड़क पे आ गए। कोविड, आपको पता है कोविड से लोग बड़े परेशान हो गए चाइना में, क्योंकि चाइनीज सरकार ने क्या करा, लोगों को उनके घरों में बंद करा, बाहर से वेल्डिंग कर दी। ऐसा भी नहीं कि ताला लगाया, वेल्डिंग कर दी कि निकल ही ना पाए, कहानी खत्म कर दो इनकी। तो उन्होंने वेल्डिंग कर दी वहां पे। कई सारे हजारों लाखों घरों में ऐसे ही हुआ है। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी ये थप्पड़ खा रही है बुरी तरीके से, राइट। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स हो गया है। गोस्ट सिटीज इन चाइना, आप गूगल पर सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। गोस्ट सिटीज इन चाइना, पूरे शहर के शहर बसा दिए चाइनीज ने कि अब तो पैसा आ गया, बिकेगा बिकेगा, और माल बिका नहीं उनका। ठीक है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मतलब इन्वेंट्री ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख फ्लैट की, 10 लाख फ्लैट की पड़ी है, ना ना, शहरों की इन्वेंट्री है चाइना में। गोस्ट सिटीजों को रहता ही नहीं वहां पे। अच्छा, इसके अलावा चाइना में क्या हो गया कि चाइना से आईफोन जैसी प्रेस्टिजियस ब्रांड्स हट के भारत आ रहे हैं, कुछ आई थिंक फिलीपींस जा रहे हैं, मलेशिया कहां जा रहे हैं, दे मूविंग आउट ऑफ चाइना। ऑटोमोबाइल कंपनीज आर मूविंग आउट ऑफ चाइना। और चाइना हर जगह जलील हो रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका लगभग रुक गया है। और ये सब चीजें ना, सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तब अच्छे लगते हैं जब आपकी इकोनॉमी उछाले मार रही हो, छलांगे मार रही हो आपकी इकोनॉमी। जब आपकी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त हो, इतनी तेज आपकी इकोनॉमी हो कि आप सब कुछ मैनेज कर लें यार इसमें। जब आपकी कमाई ज्यादा होगी, आपके खर्चे ज्यादा होंगे। अब आपकी कमाई तो है नहीं दोस्तों, कमाई आपकी लगभग खत्म हो गई है, खर्चे आपके पहले जैसे हैं। तो जब खर्चे आपके पहले जैसे हैं, फिर आप मैनेज किस तरीके से करेंगे? तो खर्चे रोक रहा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे चाइना ने ब्रेक लगा रखा है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी, जो पाकिस्तान में चलती है, जिसके लिए पाकिस्तान कहता है ना कि यहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहेंगी, उस पर भी ताला, अभी दूध और शहद वाली दुकान में ताला लग रखा है वहां पे। अभी कोशिश कर रहे हैं शुरू करने की। तो चाइनीज आ गए। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट कहा जाता है इसको दोस्तों। यानी कि जब शी जिनपिंग फंस गया, अंदर मामला बर्बाद हो गया चीन के, तो उसने चीनियों को बोला कि अरे ये जो तुम कह रहे हो ना कि हमें घर के अंदर बंद कर दिया और कोविड हो गया और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और फैक्ट्रियां बंद हो गई और बहुत भुखमरी है, बड़ी परेशानी, अरे ये सब छोड़ो, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, इंडिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आ जाओ मेरे पीछे खड़े हो जाओ। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। क्या आप हर समय थ्रेट को बताएं कि थ्रेट एक्सटर्नल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रेट बाहर से। पाकिस्तान भी, ये पाकिस्तान तो 75 साल से कर रहा है, पाकिस्तान तो उसका मास्टर है, पाकिस्तान की ट्रिपल PhD है इसमें, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट में। हिंदू खा जाएगा, मैं हिंदू खा जाएगा, यहूदी खा जाएगा, साजिश है हमारे खिलाफ। जब भी पाकिस्तानी से बात करिए तो हर तीसरे सेंटेंस में वो साजिश का वर्ड यूज करता है। क्यों? क्योंकि पूरा मुल्क साजिशी है। वो सोचते ही वैसे है। आप उनको वो नहीं, आप उनको अलग नहीं कर सकते। ये साजिश उनका एक कल्चर का हिस्सा है, पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, क्योंकि मैं अरबों से भी मिला हूं, मैं मलेशियन से भी मिला हूं, मैं तो जा चुका हूं मलेशिया, इंडोनेशिया। मैं उन लोगों से, वो भी मुसलमान है, उनका कल्चर नहीं, ये पाकिस्तानी मुस्लिम्स का कल्चर है ये। आपको दुबई में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। वो बड़े प्यारे अच्छे लोग, अरब जो है ना, वो ठीक ठाक मिलेंगे आपको, यारी दोस्ती बिल्कुल अच्छी, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। अब नॉर्मल लोग यहाँ पे ज्यादातर, सारी कौम को नहीं बोल रहा पाकिस्तानी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही अब नॉर्मल है। तो ये इनकी अब नॉर्मेलिटी है। और वही चाइनीज ने भी पकड़ी, या तो इन्होंने चाइनीज से पकड़ी, चाइनीज से ये बाप बेटा एक जैसे ही है, तो ये इन्होंने एक दूसरे से पकड़ ली अब नॉर्मेलिटी। तो चाइना ने फिर कोशिश करी। अच्छा, मैं आपको बताता हूं चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है ना, पाम एंड 5 फिंगर्स की स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये पाम है तिब्बत, ये जो हथेली है ना भाइयों, ये है तिब्बत, ये सिक्किम, ये लद्दाख, ये अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश। पाम एंड 5 फिंगर्स, ये स्ट्रेटजी आप याद रखिएगा चाइना की। ये पाम का इस्तेमाल करके, हथेली का इस्तेमाल करके 5 उंगलियों में जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अरुणाचल में आ चुके हैं, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब, जो कि हमारी ट्रीटी के खिलाफ है, राइट। घुसने की कोशिश करी तो फिर वो जो वहां पे इंडियन आर्मी थी मार लगाई, इनको कूट लगाई अच्छी तरीके से। तो कल एक हमारे सीनियर फौजी बोल रहे थे कि कूटनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बातचीत करो, कूटनीति का मतलब कूट दो। तो भारत जो कर रहा है कूटनीति कर रहा है वहां पे। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। तो कल मैंने स्टूडियो में पहली बार सुना, मुझे बड़ी हंसी आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कूटनीति, कूटना। ये हुआ ये कि
ये अभी देखिए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 फिंगर्स में ये सिक्किम में आ चुके हैं, लद्दाख में आ चुके हैं, अरुणाचल में आ चुके हैं, अभी आएंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। आप मान के चलिएगा। ये परेशान किस चीज से होगा? भारत एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका के साथ ओली में। भारत एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका के साथ ओली में, इससे लोग बड़े परेशान हो गए चाइनीज। तुम्हें क्या मतलब है? हमारा मुल्क, हम जो भी करेंगे यार, भाई जो भी करेंगे, राइट? हमने तो चाइना के साथ भी एक्सरसाइज करी है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स है हमने तो पाकिस्तान के साथ भी एक्सरसाइज करी है, और चाइना के साथ कई एक्सरसाइज हुई है। चाइना ये चाहता है कि उसके हिसाब से चले, क्योंकि पाकिस्तान उसके हिसाब से चलता है, श्रीलंका उसके हिसाब से चलता है, और मुल्क इसके, वो चाहता है भारत। अब भारत इतना बड़ा है साइज में, भारत अभी जो है पॉपुलेशन के हिसाब से 1-2 साल में चाइना को ओवरटेक कर लेगा। तो आप ऐसे तो नहीं ना रोक सकते भारत को, और ना भारत आपके मानने के लिए बैठा है यहाँ पे। एनीवे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई और उनको भगा दिया, लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। ये बात खत्म कैसे होगी? देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, ये इंडियन आर्मी के आइकॉन है। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, एंड पीपल से परहैप्स द फाइनेस्ट ऑपरेशनल कमांडर द इंडियन आर्मी हैज एवर सीन पोस्ट 1947। इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई ऑपरेशंस का कमांडर, वॉर का कमांडर जो रहा है भारत में, जिसने लड़ाई, वो जनरल सामान अक्षर की बात करते हो तो ओवरऑल बॉस हो गए ना पूरा कंट्री में, ये वो ऊपर क्या हो रहा है। मैं जो कमांडर्स हैं जो लड़ते हैं, उनमें जनरल सगत सिंह से बड़ा कोई नाम है नहीं, कम से कम मैं ये समझता हूं। हो सकता है लोगों की राय कुछ अलग हो, मेरे फौजी सीनियर उनकी राय अलग हो, लेकिन जनरल सगत सिंह को एवरीबडी नोज यार। जनरल सगत सिंह ने, मैं बता रहा हूं, ये 1962 में जो हमारे साथ चाइनीज ने करा ना, हम भी लड़े, बहादुरी से लड़े, हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन 62 वॉज अ बैड चैप्टर फॉर इंडिया। 67 में उन्होंने फिर चोंच लड़ाई नाथुला में। जब इन्होंने नाथुला में फिर आने की कोशिश करी तो जनरल सगत सिंह ने बोला, यार ये हाथापाई से कुछ नहीं होगा, इनको मारो पकड़ के। इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी खोली, तोपें खोली, कई 100 चाइनीज फौजी जान से मार दिया उन्होंने। ये जनरल सगत सिंह ने करवाया था, बोला फायर, एक नहीं बचना चाहिए। इंडियन तोपें खुल गई, चाइनीज वहां पे लेट गए, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, कहानी यह है कि उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, ऐसी कहानी। मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता, पर जनरल सगत सिंह ने बोला बहुत हो गया यार, यू नो, आई एम द जनरल इंचार्ज एंड इट इज माई डिसीजन, तोपें खोलो, दिखाओ जरा चाइनीज को, हिंदुस्तानी बारूद सूंघने दो जरा इनको आज सवेरे से, गुड मॉर्निंग। तो आर्टिलरी वाले ने बोल दिया गुड मॉर्निंग चाइनीज को, चाइनीज मर गए कई सारे। फिर चाइनीज कई सालों तक, कई दशकों तक चुप रहे। चाइनीज डिडंट से एनीथिंग फॉर एटलीस्ट आई थिंक 20-30 ईयर्स, 25 ईयर्स चाइनीज वर क्वाइट। उनको इतना सदमा लगा कि उससे उभरने में उनको बहुत टाइम लग गया। देखो, चाइनीज का अगर इलाज करना है ना डिप्लोमेसी से, इनका डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। जो कूटनीति है ना, वो बहुत ज़रूरी है यार। कोई भी अगर बोले कूटनीति ज़रूरी नहीं है और सिर्फ फौज प्रॉब्लम, फौज अकेले में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? पूरा देश मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो कूटनीति भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि टमाटर को गलाने के लिए, कहते हैं जब भूनते हैं ना टमाटर को गलाने के लिए कहते हैं नमक डाल दो थोड़ा सा। आपने सुना होगा, जब मम्मी कभी खाना बनाती तो बोलती हैं बेटा टमाटर में नमक डाल दो, जल्दी गल जाता है। ये नमक इंडियन आर्मी है, जो नमक है ना वो इंडियन आर्मी, वो इस टमाटर को गलाएगी। और उसके बाद जो मसाला बनेगा टमाटर के साथ, आप उसको सब्जी में डालो, आप किसी और चीज में डालो, आपकी मर्जी है। यानी कि अगर हमारे डिप्लोमेट्स को चाइना के साथ एंगेज करना है तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करना है, एक मजबूती की पोजीशन। वो मजबूती आपको भारतीय सेना ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। भारतीय सेना यानी नौसेना, वायुसेना, कुछ भी। एक तो ये चीज है, चाइनीज को आपको ठोकना पड़ेगा एक बार दोबारा, जैसे जनरल सगत सिंह ने ठोका था। आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरी चीज, एयरफोर्स ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू कर दिए वहां पे, और वो सब है। ये मामला देखिए अभी खत्म हो जाएगा, पर ये मामला फिर अपना सर उठाएगा। हम लोग रिएक्टिव हैं, और हम लोग एज इंडियंस रिएक्टिव हैं। इसमें आज की सरकार, कल की सरकार, परसों की सरकार, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा। वी एज अ पीपल आर हाईली रिएक्टिव पीपल ना। हम लोग रिएक्ट कर लेते हैं, हम लोग कभी प्रोएक्टिवली काम कम करते हैं, कम करते हैं। हम कहते हैं यार देखिए जियो जीने दो, ये हमारा एक माइंडसेट है कि जियो और जीने दो, राइट। मैं इनको बता रहा हूं कि चाइना को दर्द ना समुंदर में पड़ेगा, हिमालय में दर्द नहीं होगा चाइनीज को। और चाइनीज आपको हिमालय में इसलिए एंगेज भी करते हैं कि आपका बजट मैक्सिमम वहां पे जाए, क्योंकि आप बोलेंगे जहां पे लड़ाई है वहां पे पैसा डालो, जाहिर सी बात है।
और आप समुद्रों को इग्नोर कर देंगे। हमारी नेवी को भारत ने बहुत टाइम से इग्नोर करा हो, तो अब जाके ये बनाओ, ये जहाज बनाओ, मेक इन इंडिया। और ये जो INS विक्रांत का भी प्लान है, आज का नहीं है, ये 10-15 साल पुराना प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार आई और उसने विक्रांत, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको जल्दी करो। ये कौन सा है, क्या अटका हुआ है, अच्छा बताओ, कितना पैसा चाहिए, खत्म करो, अप्रूवल चाहिए, ये लो साइन के, काम पे लगो दिन रात। तो ये एटीट्यूड चाहिए होता है सरकार का। तब जाके आपके पास ऐसे ना कि अरिहंत वगैरह ये सब आते हैं। ये पुराने प्रोजेक्ट हैं, तेजस के पुराने प्रोजेक्ट हैं। अर्जुन का प्रोजेक्ट तो 1994 में मैंने पहली बार देखा था। अर्जुन टैंक जो था वो, अब जाके अर्जुन टैंक को ये बोले, पहले थी अर्जुन की यूनिट्स, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी रेजिमेंट्स, लेकिन अब जाके बोला है कि नहीं 100-150 टैंक और खरीदो। आपको फौज को बताना पड़ेगा ना कि आप ये लीजिए, बढ़िया टैंक है, आप इसको देखिए, इंडियन टैंक है, हम लोग बना रहे, तभी जाके तो पुश मिलेगा प्रोडक्ट्स को ना। तो ये हुआ, एक फर्क आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इनको कूटनीति, इनको समुद्रों में भी कूटना और पहाड़ों में भी कूटना, तब जाके इनको समझ में आएगा। इनके अंदर ना डर बैठाना पड़ेगा चीनियों, फिर ये बैठ जाएंगे। मैं दूसरी खबर पे आता हूं, पाकिस्तान पे, फिर मैं वीडियो एंड करूंगा। आज मेरे पास 2 ही खबर हैं। जो मेरे लद्दाखी भाई बहन है ना, या अरुणाचली भाई बहन है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कहीं पे उत्तराखंड के हों, अरुणाचल के हों, सिक्किम के हों, हिमाचल के हों, लद्दाख के हों, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने लद्दाखी शॉल पहना है ना यार, मुझे एक बड़ा शौक है। एक शॉल जब आपको चाइनीज फौजी अगली बार पकड़ में आएगा ना, तो आप इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करना वहां पे कि हमें जरा 10-15 मिनट के लिए दे दो। उनका सर मुंडना, चाइनीज फौजियों का, उनको गंजा कर देना, उनका सर मुंडा देना और उसका शॉल बनाना यार, उसका शॉल बनाना दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। PLA के मुंडे हुए सरों के बाल है ना, उनका एक बढ़िया सा मुलायम सा एक शॉल पहनने का बड़ा मन है। आपका भी मन है, मेरा भी मन है। तो हम दोनों भाई पहनेंगे, आप भी पहनना, मैं भी पहनूंगा, हम सब पहनेंगे, ठीक है। और पॉपुलेशन बहुत है चाइना की, हम लोग सब शॉल पहनेंगे चाइनीज हेयर का। ये याक हेयर का है और चाइनीज हेयर का भी पहनना है। PLA नॉट चाइनीज सिटीजन्स, PLA और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ठीक है। अब पाकिस्तान से खबर है दोस्तों, बड़ी मजबूत, जबरदस्त, और मजा आ गया ये खबर पढ़ के। तो पाकिस्तान की खबरें सुनकर मजा ही आता है। इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी कि होम मिनिस्टर, ये कहते हैं क्लियर एविडेंस ऑफ इंडिया कैरिंग आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। अरे बाबा। Interior Minister Rana Sanaullah said on Tuesday there was clear evidence of India carrying out terrorist activities in Pakistan, adding that the government has decided to present the matter before the international community. We have decided to bring our stance before the world and unveil India's face of terrorism, he said in a press conference in Islamabad, flanked by Punjab Counter-Terrorism Department Additional Inspector General Imran Mahmood. For decades, Pakistan has been burning in the fire of terrorism. Our mosques, imambadas, important buildings and gatherings have been targeted. Today, the matter that we are putting before you, we have evidence of India's involvement in it. ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ऑल राइट। अब हम देखते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बोला क्या। ये कह रहे हैं साहब कि देखो, भारत दहशतगर्दी मचाता है, हमारे मस्जिदों में, हमारे इमाम बाड़ों में, हमारे इधर हमारे उधर भारत ने बम डाले हैं, आतंकवादियों को भेजा है, दहशतगर्दों को भेजा है, भारत फंड करता है, फाइनेंस करता है। ये राणा सनाउल्लाह का कहना है। तो राणा सनाउल्लाह साहब, देखिए, बात अच्छे सियासतदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं राणा सनाउल्लाह साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात ना मैं कई सालों से कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत ने टेररिज्म करी है, अगर आप मिस्टर राणा सनाउल्लाह ये मानते हैं भारत ने टेररिज्म करी, तो मैं आपको बताता हूँ फिर आप भारत को कैसे एक्सपोज करें। आप एक इंडियन आर्मी ऑफिसर से सुन लीजिए कि भारत को कैसे एक्सपोज करा जाए। आप लोगों को आता ही नहीं एक्सपोज करना, आप लोगों को यह आता है कि खुद को कैसे एक्सपोज करना है, ठीक है। वो उसके घर की लड़की को कभी ना कभी मरियम औरंगजेब को, कभी मरियम नवाज को, वो इनके फैमिली की लड़कियों, यही करते रहते हैं आप लोग। इसकी रिकॉर्डिंग, ये छिचोरी हरकतों से आप लोग बाज आइए, ठीक है। ये लेडीज वेडीज की ऐसे आप परेशान मत करिए लेडीज को। मैं आपको बताता हूँ, आप बड़ा गेम खेलिए, आप इंडिया को एक्सपोज करिए। जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है, सबसे बड़ा 5 स्टार होटल, जो मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में होटल है कि नहीं, होंगे आई एम श्योर, जो सबसे बड़ा होटल है, लग्जरी होटल, आप उसको बुक करवाइए, ठीक है। और आप उसमें जितने भी एम्बेसीज हैं, वहां पे एम्बेसडर्स हैं, आप सबको बुलाइए। हम दुनिया के सामने ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बकवास। मैं आपको बताता हूं क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आप बड़ा होटल बुक करें इस्लामाबाद में, ठीक है, जो सबसे बड़ा होटल है या कन्वेंशन सेंटर है, जो भी सबसे बड़ा होगा, आई एम श्योर होंगे वहां पे। और आप जाके कुछ मत करो, आप जितने भी एम्बेसडर्स हैं
और जितने भी डिफेंस अटैचीज हैं, हर एक एम्बेसी के आप बुलाओ, इंडियंस को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, जो अमेरिका को बुलाओ, रशिया को बुलाओ, चाइना तो खैर, चाइना का तो पाकिस्तान है ही, तो चाइना तो होगा ही वहां पे, सबको बुलाओ, जितने भी 190 180 जितने भी एम्बेसीज हैं, राइट, जितने भी एम्बेसीज हैं आपके, आप सबको बुलाओ पूरी दुनिया भर, राइट। इसके अलावा आप यूनाइटेड नेशंस के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाओ, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को बुलाओ आप, राइट, जो उनके ओहदेदार हैं, मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, उनकी तो एम्बेसीज हैं वहां पे। आप वहां पे चाइनीज पॉलिट ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाओ, जो आपके चाइनीज, आपके शहद से मीठे, यू अंडरस्टैंड ना। और आपके जो दोस्त हैं जिनसे आप पैसा पूसा मांगते हो, सबको बुलाओ वहां पे, FATF को बुलाओ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और आप वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसको आपको ठीक समझ रहे हो ना, आपकी ये लोग हैं बड़े बड़े लोग दुनिया में जो दुनिया चलाते हैं, आप उनको बुलाओ और उनके सामने आप इंडिया को एक्सपोज करो, आप उनके सामने इंडिया को एक्सपोज करो। आप गलत कर रहे हो। ये अखबार वहां पे राणा सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, राणा सनाउल्लाह को कौन जानता है यार 3 महीना 13 में, तो भाई वहां पे आपका हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, आपका शहबाज शरीफ होना चाहिए, आरिफ अलवी होना चाहिए, आपके आसिम मुनीर साहब होने चाहिए जो जनरल साहब हैं आपके, DGISI हो वहां पे, DGISPR हो, पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट हो वहां पे, सामने लाइन में बैठी है, यहां पे पूरी दुनिया बैठी है, लेट द वर्ल्ड सी। आप एक्सपोज करो ना यार इंडिया को। इंडिया ने अगर दहशतगर्दी करी, आप एक्सपोज क्यों नहीं करते? मुझे आप किस चीज का वेट कर, आप कह रहे हो कि जी हमारे इतने लाखों लोग मर गए, इतने 1,80,000 पता नहीं क्या क्या स्टोरी पाकिस्तानी सुनाते, 30 आप 30 साल से क्या कर रहे हैं यार? आप क्या कर रहे हैं 30 साल से? परवेज मुशर्रफ ने क्यों नहीं करा? वो तो फौजी था। परवेज मुशर्रफ ने क्यों नहीं करा? आपके ये जरदारी ने क्यों नहीं करा? नवाज शरीफ ने क्यों नहीं करा? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं करा? शहबाज शरीफ तो खैर चलो अभी आया, राइट। इमरान खान 3.5 साल था, उसने क्यों नहीं करा? आप तो कहते हैं आपके पास सब सबूत है, कितना टाइम लगता है? 10 दिन 15 दिन सबूत इकट्ठा करिए, फोल्डर बनाइए, आप उसको पेन ड्राइव में डालिए और सबको, आप हर एक एम्बेसडर को और हर एक डिफेंस अटैचे को आप दीजिए ये चीज, आप उनको गिफ्ट करिए। आप बोलिए सर ये देखिए, ये हम आपके सामने प्रूफ ला रहे हैं, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, ये इसमें मोबाइल नंबर है जिससे कॉल आया था, ये इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये इसके ग्रिड रेफरेंसेस हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज हैं, जो भी चीज होती है। और आप उनसे बोलिए कि आप इसकी फोरेंसिक जांच खुद करवाइए, आप अपने अपने मुल्कों में जाइए और इसकी फोरेंसिक जांच करवाइए, और जब आपके पास हफ्ता 10 दिन के बाद रिजल्ट आए, उसके बाद हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपको इस चीज को दबाना है, ये सबके सामने आपको उजागर करना है, सबके सामने लाना है। यू शुड एक्सपोज इंडिया। मैं तो खुद कह रहा हूं आपसे, और मैं कब से आपको आइडिया दे रहा हूं। हम ऐसा करेंगे, एक सस्ती सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सस्ता सा बंदा उसको एड्रेस कर रहा है, राणा सनाउल्लाह जैसा, सस्ते लोग वहां पे बैठे हुए, 3 महीना 13 में। अरे यार दुनिया को बुलाओ। अगर आप कहते हो भारत टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया को बुलाओ यार, पूरा विश्व वहां पे होना चाहिए, सबको बुलाओ और सबके सामने बोलो कि ये इंडिया कर रहा है। करोगे? नहीं करोगे, मुझे पता है नहीं करोगे, मुझे पता ही नहीं करोगे, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, तुम झूठ बोलते हो लोग, ठीक है। बस साजिश हो गई है, इंडिया ने साजिश कर दी है, यहूदियों ने बस यही चीज, चूरन अपने बच्चों को खिलाना, और चूरन खा खा के तुम्हारे बच्चे फिर वैसे पैदा होंगे जैसे वो कौन है, वो जो पाव किलो का बम, और शेख रशीद, फिर शेख रशीद टाइप के बच्चे पैदा होंगे। साजिश है, क्रिकेट मैच हमारी, इस्लाम की जीत है, ये तुम्हारा दिमाग इतना ही है बस। अब मैं बताता हूं इंडिया क्यों नहीं करता टेररिज्म। इंडिया क्यों नहीं करता टेररिज्म? क्या इंडिया नहीं कर सकता? इंडिया के पास पैसे नहीं है, इंडिया के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं। इसकी 3 वजूहत हैं, मैं आपको समझा दूं पाकिस्तानियों को। और अगर आपको मेरी बात समझ में आए, कमेंट्स में लिखिएगा, और आप लगे कि मेजर गलत बात बोल रहा, बोलना मेजर साहब आपकी बात से हम डिसएग्री करते हैं, गड़बड़ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप यू आर अ लायर, आप बोलना, मैं एक्सेप्ट करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, भारत को यह करने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद एक हाथ में माचिस और एक हाथ में पेट्रोल लेके अपने मुल्क में आग लगा रहे हो। आप कहते हो भारत टीटीपी को पैसा देता है, टीटीपी कर क्या रहा है? टीटीपी कर क्या रहा है? पाकिस्तानियों जरा सोचो, टीटीपी सरहदी इलाकों में 2-4 लोगों को मार देता है, उससे भारत को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? और टीटीपी अगर 10 साल तक ऐसी 1-1, 2-2 लोगों को मारता रहा सरहदी इलाकों में, या चलो कभी शहरों में भी कर दिया, तो उससे भारत को क्या फायदा होगा? सोचो, होगा कुछ फायदा? नहीं, भारत को कोई फायदा नहीं है। रादर कि अगर भारत ऐसा करे और आपके हाथ में सबूत लग जाए तो भारत की बदनामी है। भारत जिसका डिप्लोमेटिक डंका दुनिया में बोलता है, दुनिया डॉक्टर एस जयशंकर का और नरेंद्र मोदी जी का लोहा मानती है, भारत अपना नाम क्यों खराब करेगा ये 2-2 कौड़ी के टेररिस्ट को पैसा देके? वाई विल इंडिया डू इट? हर चीज के पीछे वजूहत होती है ना, वजह होती है, कारण होते हैं। क्या कारण है इंडिया का? आप लोग खुद अपने मुल्क को मार मार के आपने दुम्बा बना दिया पाकिस्तान को, भारत को मारने की क्या जरूरत है?
भारत के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या इंपॉर्टेंट है? मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों, आपसे पूछता हूं, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप बताओ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसी दूर गांव में, जिसका नाम पाकिस्तानियों ने भी नहीं सुना होगा, इंडियंस ने तो बिल्कुल नहीं सुना, दूर गांव में जाके 2 पुलिस वालों को मार देती है। ठीक है, उसमें इंडिया को फायदा है, या इंडिया को इसमें फायदा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दिहाने में खड़ा हुआ और किसी भी वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी कैंप में अटैक करता है और 4 पाकिस्तानी सिपाहियों को जान से मार देता है, जिसका नाम कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। वो इंडिया के फायदे में है कि आज की तारीख में जो आपके यहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है कि इमरान खान कह रहा है मैं कल सरकार गिराऊंगा, परसों सरकार गिराऊंगा, कोई आपके आ नहीं रहा, आप लोग $1-1 अरब के लिए भीख मांग रहे हैं, वो भारत के फायदे में है। भाई, जब आप सारे पाकिस्तानी मिलके पाकिस्तान का बैंड बजा रहे हैं, तो हम लोग क्यों ये 2-2 टके के तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पैसा देंगे? आप खुद सोचिए, हमारा फायदा क्या है? आप लोग फ्री में काम कर रहे हैं, हम पैसा क्यों खर्च करें यार? और दूसरी चीज है, इससे होगा क्या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये कुछ नहीं कर सकता। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहां पे सुसाइड अटैक कर दिया, यहां पे बम डाल दिया, ये छोटी मोटी कुटपुट, उससे क्या पाकिस्तानी जो रियासत है उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की औकात ही नहीं है इससे ज्यादा करने की। वो पुलिस वाला नाके पे खड़ा है, उसको गोली मार दी पिस्टल से और भाग गए। क्या हो जाएगा इससे? इससे भारत को क्या फायदा हो जाएगा और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हो जाएगा? असली जो आपको नुकसान हो रहा है वो आपकी इकोनॉमी का हो रहा है। असली जो नुकसान हो रहा है आपकी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका नुकसान आपको हो रहा है। राइट? जो आप लोग लगभग 4, 4.5, 5 साल FATF में रहे, उसका आपको नुकसान हुआ है जबरदस्त, और उस नुकसान से उभरने के लिए आपको 15-20 साल लग जाएंगे। अभी तो आपको पता ही नहीं क्या गेम चल रहा है यहां पे। इंडिया जब आपको डिप्लोमेसी के थ्रू नुकसान पहुंचा सकता है, तो इंडिया ये टेररिस्ट को क्यों इनके मुंह लगेगा? अगर आप होते, आप क्यों लगते? कोई भी क्यों लगता? आप लॉजिक सोचिए। तीसरी चीज मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि देखो यार, आप हमारे रेडार में हो ही नहीं। वो तो मुझ जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान में मतलब इंटरेस्ट लेते हैं कि हम रोज वीडियो पाकिस्तान को लेकर या कोई ना कोई पाकिस्तान के मेंशन करते हैं और वीडियो बनाते हैं। कभी भी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी फॉरेन ऑफिस की, ये पाकिस्तान का नाम लेना ठीक नहीं समझते। आप लोग अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया साजिश कर रहा है? इंडिया नाम नहीं लेने को राजी आपका यार। साजिश तो बहुत, मैं आपका नाम लूंगा, आप मेरे जहन में बसेंगे, दिलो दिमाग में बसेंगे, तब मैं आपके खिलाफ साजिश करूंगा, तब मैं देखूंगा कि मैं आपका नुकसान। नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे वेस्ट में कुछ है ही नहीं, हम ये मान के चलते हैं वहां पे कोई मुल्क नहीं है, गड्ढा है बहुत बड़ा। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हमें कुछ बात ही नहीं करनी है आपसे, हम नाम ही नहीं लेते आपका। आप लोग उछलते रहो, आपको अच्छा लगता है कि 2 बड़ी शक्तियां हैं आपके बगल में, 2 बड़े पावर्स हैं, चाइना और इंडिया, और ये चूरन आप बेचते भी हैं दुनिया को कि वी हैव द वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज क्लोज बाय एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इज अ गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये तो आपका लॉजिक है, आपके लोग बेचते हैं बाहर जाके ये कि पाकिस्तान में इसलिए इन्वेस्ट करो क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना है। ये तो हाल है आपके। तो भाई ऐसा नहीं है, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एट ऑल, नीदर वी आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, नो वी आर इंटरेस्टेड इन आसिम मुनीर और इमरान खान और शहबाज शरीफ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आपको आपका मुल्क मुबारक, आपकी खुशी मुबारक, आपको जो करना है वो करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।